नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अतिथि देवो भव। सबसे पहले आप सभी का हमारे इस शो में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आइए आज मैं आपको अपने एक ऐसे युवा साथी से मिलाने जा रहा हूं जिनके व्यक्तित्व में आध्यात्मिकता भी है। सामाजिक सेवाओं में आप बहुत रुचि रखते हैं। अध्ययन के क्षेत्र में आपने पीएचडी कर रखा है और आप मार्गदर्शन में कई ऐसे स्टूडेंट रहे हैं जिनको आपने मार्गदर्शन दिया है एज ए पीएचडी। और ब्रह्म कुमारी से आप बचपन से जुड़े हुए हैं। आपके माता पिता भी आध्यात्मिक रूप से ब्रह्म कुमारीज में जुड़ करके आपको एक अच्छा संस्कार दिया है। आइए आपको सीधा रूबरू कराता हूं डॉक्टर अजय शुक्ला जी, जो कि देवास भोपाल से हमारे बीच में आए हैं। डॉक्टर अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्ला जी, आपको हम काफ़ी समय से देख रहे हैं। अच्छा लगता है जब आपसे मुलाकात होती है, क्योंकि आपके विचार बहुत ही सुलझे हुए और कहते हैं ना कि सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग के आप जी, जी। एग्जाम्पल हैं। पर ये कैसे और इसके पीछे का रहस्य क्या है, आज जानने का मौका मिलेगा। तो आप ब्रह्मा कुमारी में काफ़ी वर्षों से जुड़े हुए हैं। आपने जो अध्ययन किया पीएचडी और कई लोगों को आप गाइडलाइन देते हैं, जी। ये यहाँ तक कि जो सफ़र है बचपन से शुरू करते हैं। आपका बचपन कैसा रहा, कहाँ बीता, कैसे बचपन बीता? मेरा पूरा ब्रह्मा कुमारी संस्थान हम्म, में ही बीता और हम्म, कहना चाहिए कि आज जो कुछ भी हूँ मैं हम्म, और जिस धरातल पर खड़ा हूँ, हम्म, वो इस आध्यात्मिक संस्थान की ही देन है। हम्म, कारण उसके पीछे है कि 2 साल की बाल्यावस्था के पश्चात माता-पिता ज्ञान में आ गए थे हम्म, और पूरा परिवार ही ज्ञान की ओर हम्म, गतिशील था। हम्म, ऐसी स्थिति में सेंटर पर जब भोपाल ज़ोन में केवल एक सेंटर हुआ करता था और उस समय जो 3-4 भाई-बहन थे, उसमें हमारे माताजी, पिताजी एक स्तंभ के रूप में थे। अच्छा, और अंतर्मन में हमेशा खेल-कूद जितना भी है, जितना भी परिवर्तनकारी स्थितियाँ क्रिएट हुई, वो सब कुछ परमात्मा के घर से ही हुआ। उसके वाह, पीछे कारण था कि सुबह, दोपहर, शाम को जब भी स्कूल से फ्री होते थे, तो माता-पिता सेंटर पे ही लेके जाते थे, पालना मिली। और जिन बहनों ने, भाइयों ने, ज़ोन इंचार्ज ने पालना दिया है, वो सब अभी बुजुर्ग हैं और उनको बड़ा अच्छा लगता है। कई बार मैं मिलता हूँ तो उनको विश्वास नहीं होता है कि ये वही बच्चा है बच्चा जो है। छोटे से देखा था। और बल्कि इसको बहनें कहती हैं कि हम पकड़ के रखते थे, उनके माता-पिता को कोर्स कराते थे। वो आज वही बच्चा जो है स्कूल, कॉलेज और जी, 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 जी। यूनिवर्सिटी में जा जाके जी, जी। दुनिया को एक अच्छा रास्ता बता रहे हैं। गर्व होता होगा ना सबको। बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। तो अभी आपने पीएचडी किए हुए हैं, किस विषय पे आपने किया हुआ? बहुत अच्छा प्रश्न है। मनोविज्ञान में पीएचडी है मेरा और औद्योगिक मनोविज्ञान एक बहुत विराट सब्जेक्ट है और दुनिया के अंदर कॉर्पोरेट कल्चर जो विकसित हुआ है, उसमें जब हम लोग काम करते हैं तो इस विषय की बड़ी आवश्यकता होती है। और ख़ासकर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में टॉप लेवल से लेके मिडिल लेवल और लोअर मैनेजमेंट पर काम होता है। ये 3 पार्टाइल सिस्टम में जब हम देखते हैं तो इस कारोबार के बीच में जो एक गैप क्रिएट होता है, ख़ासकर कम्युनिकेशन गैप, कि जो हमारे श्रमिक वर्ग हैं वो हमारे सीनियर से नहीं मिल सकते हैं, या ओनर्स प्राइवेट सेक्टर में हम देखें तो ओनर्स नहीं मिल पाते हैं। तो ये गैप देखने के बाद में मन में ये आता था। हालांकि बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट सेक्टर हैं, जैसे बीएचएल है, गेल है, सेल है, तो इनसे जब हम लोग बातचीत करते थे उस समय लगता था कि इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम चल रहा है, इनके टारगेट को तो ये लोग अचीव कर लेते हैं, लेकिन जो यहाँ मानवता है, जो आत्मीयता है, उसका स्तर क्या रहता होगा और क्या बाहर से जो कुछ भी हमको दिखाई दे रहा है वो अंदर भी है। तो इस सत्य को जानने के लिए अंतःकरण तैयार था और मन में ये बात आई कि क्यों नहीं एक ऐसे विषय पर काम किया जाए जहां मनोवैज्ञानिक परिदृश्य को हम केवल बाह्य से नहीं बल्कि अंतर जगत में जाने का प्रयास करें। तो उस समय मैंने इस सब्जेक्ट को लिया। हालांकि पीएचडी करने के लिए एक हाइपोथेसिस बनानी पड़ती है, जिसमें एक परिकल्पना रहती है कि जो कुछ भी हमारे सामने हो रहा है और उसका रियल फैक्ट क्या है और आप क्या चाहते हैं। तो हमारे मन में एक बात आती थी कि जो प्राइवेट सेक्टर हैं वो दावा करते हैं कि हम लाभ कमाते हैं और लाभ के साथ में वेलफेयर वो उतने ही कर पाते हैं जितना कि गवर्नमेंट्स के नॉर्म्स में कहीं ना कहीं वो चीज़ मेंशन है। लेकिन बड़े खुले दिल से वो सामाजिक परिदृश्य में या ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए लोगों का हित नहीं कर पाते हैं या उनके करियर के लिए बहुत बड़ी ग्रोथ वो क्रिएट नहीं कर पाते हैं। ऐसा उनको भी लगता है और जो उसमें जुड़ता है उनको भी लगता है। ऐसे ही गवर्नमेंट सेक्टर में रहता है कि पब्लिक वेलफेयर कर रहे हैं, लेकिन लाभ कमाने की जब बारी आती है
तो वहाँ बड़ा स्ट्रेस रहता है और कैसे भी करके उस टारगेट तक पहुँचते हैं। फिर शॉर्टकट भी रास्ता तो अपनाने ये हाँ, तो उसमें होता है कि जब 31 मार्च है तो जनवरी से लेके 31 मार्च तक बिल्कुल डे नाइट वर्क चल रहा है और साल भर हम चाह के भी नहीं वो वर्क कर पा रहे हैं, उस कल्चर को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरे मन में एक प्रश्न आता था कि प्राइवेट सेक्टर लाभ के साथ में वेलफेयर क्यों नहीं कर सकते और गवर्नमेंट सेक्टर वेलफेयर करने के साथ में लाभ क्यों नहीं कमा सकते। तो इस हाइपोथेसिस को लेके हमने काम किया और बड़ी अच्छी बात रही कि हमारे गाइड बोलते थे कि सामान्य तौर पर तो रिसर्च बहुत छोटे से एरिया में हो जाता है, लेकिन मन में आपके ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा एरिया लेने का है। मैंने कहा मैं तो पूरे भारतवर्ष पे करना चाह रहा हूँ, लेकिन हर चीज़ की एक लिमिटेशंस होती है। जैसे 18 महीने का टाइम होता है, मैक्सिमम 5 साल होता है, कई बार केस में टाइम बढ़ता भी है, लेकिन 5 वर्ष मैंने बहुत एंजॉय किया। कारण उसके पीछे ये था कि इस मनोविज्ञान को देखने के लिए हमने सहभागिता प्रबंधन, रोल ऑफ एचआरडी इन पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, इस पर लेके अपना पूरा वर्क किया और उसमें भी एक कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पब्लिक वर्सेस प्राइवेट इंडस्ट्री इन एमपी। तो अब एमपी में भेल था हमारे पास में, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड था, गेल था, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड था, उस समय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक ही था, तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड था, तो सेल में भी काम किया। फिर ये हमारे गाइड ने कहा कि 3 तो बड़े सेक्टर ले लिए आपने, अब इसका प्राइवेट सेक्टर, तो भोपाल में बीएचएल था, उसी के नज़दीक में मंडीदीप था, इंडस्ट्रियल एरिया हो गया। इंदौर में काम किया तो इंदौर में पीथनपुर हमको मिल गया और उधर हम ग्वालियर में गए तो मालनपुर मिल गया। तो ये 3 बड़े क्षेत्र और 3 छोटे क्षेत्र। गाइड बोलते भी थे कई बार कि इतना बड़ा काम आपने ले लिया है और ये सारा कुछ कर रहे हैं। मैंने बोला कि बहुत मैं एंजॉय कर रहा हूँ उस चीज़ को। जी। किताबें भी आपने बहुत सारे लिखे हैं, है ना? हाँ, उसी दरमियान कुछ ऐसे अनुभव हुए मुझे, जैसे मैं इस सारे सेक्टर में जाता था तो अब एक्सपेंसेस भी होता था कि जब आप रिसर्च करते हैं तो खर्च भी बहुत अधिक होता था। माता पिता बोलते भी थे कि भाई कैसे इसको मैनेज करेंगे। तो ये होता है माता पिता और बच्चों के बीच में संवाद, चूँकि आध्यात्मिक परिदृश्य था तो क्लियर संवाद होता था। तो एक बार मैं फादर ने जो फार्म हाउस बनाया था तो ऊपर बाबा का कमरा बनाया था, तो ऊपर ही टेरिस में जाके मैं लेट गया। सिर्फ उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि बेटा इसको जल्दी से समेटो क्योंकि अब खर्च कैसे हम कर पाएंगे। तो माँ आई, बोली क्या बात है आज रिसर्च के बाद आप आए तो उदास हो। पापा ने ये थोड़ी ना बोला कि पैसा नहीं देंगे, उन्होंने ये बोला कि अभी पैसा खत्म हो गया है। तो दोनों वाक्य में अंतर है। और सुबह ही मेरे को जाना था बाहर, इस सेल में जाना था स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में, और वहाँ जाने के लिए व्यवस्था तो उन्होंने 50,000 रुपये की व्यवस्था किया। बोले बेटा जैसा भी इसको क्रम हो। तो उस समय मेरे अंदर एक चेतना आई कि क्यों नहीं, भगवान ने इतनी ताकत मुझे दी है, कम्युनिकेशन स्किल है, पढ़ता हूँ लिखता हूँ, तो वहाँ जब रिसर्च के लिए हम जाएंगे तो उन HR अधिकारियों से ये बात करेंगे कि आप अगर परमिशन दें तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में मैं एक लेक्चर दे दूं। तो अब उनको थोड़ा सा कंट्रोवर्सी लगेगा कि अभी ये बच्चा बोल रहा है कि भाई मुझे ये क्वेश्चन है और मेरे को वर्कर से, सुपरवाइजर से और एग्जीक्यूटिव से भरवाना है और उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन में टाइम देना, फिर इनको यहाँ रखना, ये सारी चीज़ के बीच में कैसे मैनेज होगा। तो उन्होंने बोला कि आप एक काम करिए, हमारे वर्कर सुपरवाइजर को मत पढ़ाइए, आप तो हमारी HRD टीम को पढ़ा दीजिए। तो मुझे लगा कि मैं तो भी स्टार्टिंग इधर से जा रहा था, लेकिन एक बड़ा टास्क इन्होंने दे दिया। अब जैसे दिया तो जब उन्होंने बोला कि इस पे साइन करना है तो मैं इतनी उम्मीद नहीं कर रहा था। मैंने कहा ठीक है भाई 10,000 5,000 होगा, लेकिन वो 20 से 25,000 रुपये जब पैसा होता था तो उस समय मुझे लगता था कि अब माता पिता के ऊपर एक दबाव जो था वो समाप्त हो जाएगा और मैं अभी 2 साल में पूरा ये ना करके मैं इसको अब इंजॉय करूँगा। तो ऐसे करके एंजॉय करने लगे। फिर हमारे गाइड ने बोला कि भाई वो सारी चीज़ें सही हैं लेकिन समेटना तो पड़ेगा 5 साल के अंदर। तो ये सारा करते करते मेरे को ये कभी एहसास ही नहीं हुआ कि मैं PhD कर रहा हूँ। जो सामान्य बच्चे होते हैं जब हम उनको गाइड करते हैं तो उनके स्ट्रेस को कम करने के लिए हम बोलते हैं कि भाई ये PhD का जो फुल फॉर्म है ना, इसको नए तरीके से आप इंजॉय करो। बोले कैसे? तो मैंने कहा इसका नाम है पीड़ा हरण दवा। इसमें इतनी परिस्थितियां क्रिएट होंगी कि शेष जीवन में कोई भी परिस्थिति आ जाएगी ना, बस PhD के समय को आप याद कर लेना, आपके सारे दुख अपने आप खत्म हो जाएंगे। PhD करते करते आप उसको एंजॉय करो, एंजॉय करिए, पीड़ा में मत रहो। तभी जाके कुछ अच्छी चीज निकल के भी आएगा और लाइफ में आगे चल के काम भी आएगा। डेफिनेटली। बहुत बढ़िया। तो आपने PhD कौन से सन में कंप्लीट किया? मेरा PhD अवार्ड हो गया था मुझे 2004 में। 2004 और 99 से प्रोसेस किया था। आपके अंडर में अभी तक कितने लोगों ने PhD कर रखा? गिना तो नहीं, लेकिन मैंने एकेडमिक रूप से मैंने ये प्रयास किया
कि उस स्वरूप में मैं हाईलाइट नहीं हूँ, लेकिन लगभग हर साल कोई ना कोई स्टूडेंट मेरे साल में ज्वाइन होते थे और कई बार एक साल में 3-3 4-4 बच्चे भी होते थे। लेकिन मैं उनसे बोलता था भाई मेरा नाम इसमें मत रखना, लेकिन मेरा इंटरनल जो सपोर्ट है आपको, एक इंटरनल गाइड की हैसियत से, क्योंकि एकेडमिक रूप से क्या है फिर मैं स्पिरिचुअलिटी या सोशल सेक्टर में फिर समय कम दे पाता, उनको समय देना पड़ता। लेकिन उन बच्चों के लिए मैं मदद करता रहा, आज भी करता हूँ, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान स्थापित करना, उपलब्धियों को जुड़ना, ये शौक हो गया। आपके 2 किताब मैंने पढ़ा भी है, वैसे बहुत सी किताब, पर एक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण ऐसा कुछ नाम था, जी जी जी। तो वो अगर मैं जानना चाहूँ, मन के बारे में आप बहुत सुंदर तरीके से उसमें आपने बताया। मनोविज्ञान एक बहुत बड़ा विज्ञान है। जी, मन जो है, जी, कई लोग कहते हैं कि जनरली सुनने में आता भी मन तो बहुत चंचल है, और फिर मन के बारे में बहुत सारी बातें हैं, बंदर है ये, उछल जी कूद जी करता है, जी जी कभी जी, यहाँ कभी वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। आप अगर सार में कहें, क्योंकि मन एक बहुत बड़ा रोल है पूरे जीवन के लिए, क्योंकि जैसा मन कहते हैं विचार चल रहा है, उसके आधार पर जीवन का निर्माण होता है। और मन को कैसे कंट्रोल किया जाए और मन को पॉजिटिव कैसे रखा जाए, मन खुश कैसे रहे, क्योंकि हर व्यक्ति के एक आवश्यकता है, जी सभी के जी। जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं। मन खुश रहना चाहिए, कैसे संभव, क्या ऐसी बात आप अपने लाइफ अनुभव से आप बताएं कि सभी का मन खुश हो जाए। बहुत अच्छा प्रश्न है और आज के समय के हिसाब से काफ़ी प्रासंगिक भी है। मैं थोड़ा सा आपको अतीत में लेके चलता हूँ। बचपन में प्राइमरी स्कूल में जब प्रिंसिपल ने कहा कि सभी पेरेंट्स स्कूल में आएंगे, तो मेरे माता पिता भी गए और वो लास्ट में जाके बैठे। तो सारा सेशन जब कंप्लीट हुआ तो उन्होंने बोला आपने अपने बच्चे के बारे में कुछ नहीं बोला। तो आखिरी में आके बोले और उन्होंने इसके स्टेटमेंट दिया कि मैं अपने बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर, जज ये नहीं बनाना चाहता। तो सब सुन के बड़े स्ट्रेंज हुए कि भाई क्या बनाना चाहते हैं। तो चूँकि पिताजी का स्वभाव मिलिट्री फोर्स में रहते हुए भी काफ़ी सरल, सहज और विनम्र था, तो उन्होंने कहा कि मैं भारतीय संस्कृति में जितने महापुरुष हुए हैं, इन महापुरुषों की ये धूल भी बन जाता है तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। तो मैं चूँकि प्रश्न आपका था मन को लेके, तो एक बाल्यकाल में प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे के मन में ये बात बैठ गई और इसकी परिणति ये हुई कि जब मैंने अपनी पहली पुस्तक 25 वर्ष की अवस्था में लिखी और वो पुस्तक भी लगभग इसी आध्यात्मिक वातावरण के अंदर लिखी और पिताजी से निवेदन किया कि इस पुस्तक को आप चेक करें। तो उन्होंने बोला आपके पास इतने बड़े बड़े विद्वान हैं, उनसे चेक कराएं। तो मैंने निवेदन किया कि मैं, चूंकि आपने मुझे जन्म दिया है, तो आप मुझे जानते हैं कि बच्चा कहाँ तक जा सकता है। तो यहाँ शांतिवन में रहते हुए पिताजी ने 3.5 बरस में उस किताब को एडिट किया। अच्छा। और मैंने उनसे कहा कि मैं अपनी ओरिजिनल डायरी आपको नहीं दूंगा, नहीं तो वहाँ आप वाइटनर लगा के और शब्द चेंज कर देंगे, मेरे को अपनी गलती का एहसास नहीं होगा। तो हमने फोटो कॉपी की दिया और वो सारा कुछ उनको दिया। फिर उन्होंने मुझे भोपाल में फ़ोन किया रात को 11 बजे कि बेटा वो 3.5 बरस मैंने लगाए हैं और आज के बाद में आपकी किसी पुस्तक को चेक करने की आवश्यकता नहीं है। तो उस गहराई में वो जाते थे। कई बार बहुत मिनिमम करेक्शन भी है और कई बार उनको लगता था कि शायद ये सत्य और कथ्य हो सकता है, तो वो बातें भी उन्होंने रखी। एक अच्छी बात थी इस मनोविज्ञान पर आने से पहले कि उन्होंने कहा कि ये किताब आपकी अभिव्यक्त संवेदना है, इसमें कुल मिला के आपने क्या कहा, एक प्रश्न उन्होंने मेरे से कहा। तो मैंने कहा कि इस मनोविज्ञान को लेके जो अंतर्मन में भाव जगत था, भले ही मैं पीएचडी बाद में करूंगा, लेकिन अध्यात्म ने मुझे एक बहुत बड़ा आधार दिया और उस आधार का ये परिणाम हुआ कि मैं सोचता था कि एक इंसान इस धरती पर आता है और अपने मन की बातें वो बचपन में, जवानी में सब कुछ सोचता है, लेकिन किसी को शेयर नहीं कर पाता है। वो माता पिता, गुरु, फ्रेंड सर्कल में शेयर नहीं कर पाता है वो कौन सी बातें हैं और उसका समाधान क्या है। वो इसमें लिखने का प्रयास है। 365 पेज की वो किताब है और हर पन्ने में एक बात कही गई है और वहीं वो पूर्ण हो गई है। वो पूरी किताब अ से स्टार्ट हुई है और 365 अध्याय भी अ से ही है। वो दुनिया की अपने आप में यूनिक किताब है। तो पिताजी ने मेरे से कहा कि बेटा इस किताब को आप बाद में प्रकाशित करवाना, ज़्यादा अच्छा है कि आप मनोविज्ञान जिस विषय में आपका रिसर्च है इसको समाज में पहले लेके आए। तो जो आपने कहा उसी बात में आता हूं, तो वहां पर व्यवहार, संबंध और व्यवहारिकता, ये मनोविज्ञान को लेके पहली पुस्तक मैंने लिखी। दूसरी पुस्तक इसी के बाद में परिवर्तन की अंतर्दृष्टि आई, फिर विकास का मनोविज्ञान आया, जीवन के सृजनात्मक पक्ष आए और फिर कंटिन्यू ये प्रोसेस चलती कई किताबें आती रही। बहुत ही एक प्रकार से आपके किताबों में
बहुत बारीकी से और बहुत ही ऊंचे भावों को लेकर के समाज के लिए, देश के लिए, परिवार के लिए, सभी के मनोदशा को अलग अलग तरीके से आपने जो दर्शाया है, बहुत ही अच्छा लगता है जब बात लेकिन उसको पढ़ने समझने के लिए बहुत कंसंट्रेशन चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नॉर्मली वो अगर ऐसे पढ़ें तो शायद समझ में ना आए, पर उसके अंदर जब घुसते हैं ना तब फिर समझ में आने लगता है आपकी बातों में जो ऊंचाई है। डॉक्टर जी, आप शुक्ला जी, आप मैं देख रहा हूँ बहुत समय से आपको, तो अच्छा तो लगता ही है, जी जी इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन आपके जो जीवन में जो सिंपलिसिटी है और हाई थिंकिंग है, जनरली ये बहुत ही कम लोगों में देखने को मिलता है। ये बहुत भाग्य की बात होती है कि सिंपलिसिटी भी है एक तरफ और विचारों में इतनी ऊंचाई है। व्यवहारिक जीवन में आपसे जो भी मिलते हैं सब मिलने का मन करता है सबसे। ये कैसे, इसका कुछ सीक्रेट रहस्य है? बहुत अच्छी बात आपने कही। देखिए क्या उस सोचते हैं आखिर आपका अपने जीवन जी के जी, प्रति दृष्टिकोण? बहुत बहुत हाँ। अच्छा। देखिए ये तो मैं इसको सौभाग्य मानूंगा, और भगवान के घर में जब हम अपना विकास देखते हैं तो मुझे लगता है कि कई बार ये पूरे समाज में, परिवार में और शैक्षणिक जगत में, सामाजिक क्षेत्र में सबने जैसे हथेली पर मुझे सपोर्ट दिया, जैसे कि एक इंसान को दुख ही नहीं हो। और भगवान की बात सोचते हैं तो भगवान ने जैसे पलकों पर बिठा लिया हो। तो मुझे कई बार लगता है कि उस दुख को और संघर्ष को देखने के लिए मैं समाज के बहुत नीचे स्तर पर भी जाके उस परिवेश में रहने का प्रयास करता हूँ, जुड़ने का प्रयास करता हूँ। तो मुझे समझ में आता है कि एक्चुअली में दुख होता क्या है, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी अनुकूल रहीं कि सब कुछ मेरे लिए प्लस प्लस होता गया। माता पिताजी ने अपने भौतिक जीवन को भी लेकर उन्होंने सारा इतना अच्छा डेवलपमेंट विधिवत किया कि वो मूल्य भी मेरे जीवन में थे। तो बल्कि उनको ये चिंता हुई कि आप बेटा अगर बड़े हो गए हो और आपने सारा एजुकेशन पूरा कर लिया है, तो उन्होंने बताया कि फार्म हाउस पूरा कंप्लीट है, इसमें व्हाइट नर आपने लगा दिया है या बिरला व्हाइट लगा दिया, तो वो समझा रहे थे कि इसको पानी से भी धो देंगे तो बिल्कुल ओके रहेगा। तो मुझे लगा कि इन सब के बीच में मुझे करना क्या है, मैंने धन को कमाने की जरूरत ही नहीं है। जब मेरे माता पिता सुबह 4 बजे उठा के एक बच्चे को उठा के रामायण और गीता और भगवान की जो बातें हैं वो बताएंगे, मैंने तो ये कह सकते हैं कि संपन्नता में भी जी जी अभाव जी को महसूस करके जीना। जीना, हाँ, भाई ये कुछ नहीं है, मेरे पास है सब कुछ, जी जी पर ये फील कराने के लिए देखो कितने सुंदर संस्कार भरने की कोशिश। और आप उसको, नहीं तो कई बार क्या होता है कि सब कुछ होता है ना आदमी के जी पास, जी। तो कहीं कहीं ईगो एंट्री करने लगा है, कहीं व्यवहारिक रूप से वो दिखने भी लगता है। पर आपके जीवन में ऐसा कभी मुझे लगा तो ही नहीं कि यही यही एक कारण था। तो मैंने, उन्होंने भी एक दिन बोला कि बड़े प्यार से कि बेटा मैं ये सब सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन आपका जो मन है वो जिस व्यवस्था में लगा हुआ है स्वाध्याय के लिए, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत स्ट्रेस देकर उन्होंने कहा कि जब मैं शरीर छोड़ दूंगा, अब मैं और माताजी नहीं रहेंगे, तो इस जीवन को चलाने के लिए आपको जॉब करना है। उस दिन मेरी आंख खुली कि अच्छा ये सारी पढ़ाई लिखाई के बाद जॉब भी करना है, क्योंकि मेरे मन में आता था और वो कहते भी थे कि स्टडी सर्व फॉर डिलाइट, सर्व फॉर अर्नामेंट एंड सर्व फॉर एबिलिटीज। जो भारतीय संस्कृति में कहा गया है कि विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रत्वात् धर्म आपनोति धनाद धर्म ततः सुखम। उस धन से भी धर्म का कार्य करेंगे तो सुख मिलेगा। तो वो जो मन की आप बात कर रहे थे कि मन को अगर इस एक फ्रेमवर्क में हम बिल्कुल सहजता से पिरो दें कि विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम योग्यता पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्म तथा सुख। अगर इस स्टेप बाय स्टेप मूवमेंट होता है तो नेचुरली उस धन को भी कल्याणकारी कार्यों में, माता पिता 10 साल यहाँ रहे तो मेरे से कहते थे कि मैं अपनी पेंशन में से यज्ञ में दान कर रहा हूँ, लेकिन बेटा आप अपनी कमाई में से दोगे तो आपका जमा होगा। तो ये जैसे एक संस्कार के अंदर उन्होंने भर दिया, और उस संस्कार का परिणाम हुआ कि धर्म और कर्म के बीच में संबंध, अध्यात्म और पुरुषार्थ के बीच में संबंध, और यहाँ तक कि राजयोग और मौन के संबंध में ये सारे कोरिलेशन इक्वेशन बनते गए। और वो हमेशा धर्मराज के रूप में मेरे से मिलते थे। जब माउंट आबू में सभी डिपार्टमेंट के लिए क्लासेस होती थी तो सुनने भी जाते थे। मैं बहुत खुश होकर प्रणाम करता था और पूछता था कि पिताजी आप बताइए कैसा रहा क्लास। तो वो धीरे से कहते थे कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ पर हेडक्वार्टर है और दुनिया के लोग आते हैं बेटा, सबकी शैली है और तुम्हारी भी एक शैली है। तो जब ये जवाब मैंने सुना तो वो सुनने के बाद मैंने मूल्यांकन किया कि पिताजी किसी भी कंडीशन में अहम को ऊपर आने ही नहीं देना चाहते हैं। तो बहुत सारी अनुभूतियां, बातें आपके अंदर जैसे तो सागर हैं भरे हुए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, तो प्रयास है केवल। मैं जानना चाहूंगा, जैसे कि आप बचपन से ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं,
परमात्मा के प्रति सभी को अलग अलग तरीके से निश्चय होती है। आपको ये निश्चय कैसे हुआ और उसकी थोड़ी सी जर्नी बताएं कि आप क्या समझते हैं परमात्मा के लिए, क्योंकि दुनिया में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, कई धर्म हैं, कई धर्म गुरु हैं, परमात्मा, ईश्वर, गॉड, भगवान, अल्लाह, खुदा, बहुत सारी कन्फ्यूजन है। परमात्मा एक है, ये बात तो सत्य है, जी सभी लोग जी। मानते हैं। लेकिन आपको अपने जीवन के अनुभव से आप बताएं कि निश्चय कैसे हुआ आपको और वो निश्चय का आधार क्या रहा? बहुत अच्छा। बहुत कहना चाहिए गंभीर और विश्लेषणात्मक प्रश्न है, और ये मैं समझता हूँ कि बहुत सारी गुत्थियों को सुलझाने में मदद मिलेगी। जैसा मैंने आपसे कहा कि बचपन में पांडव वन में, माउंट आबू में हम सेवाएं देते थे, और उस समय जनक भाई हमारे साथ में थे, तो मैं समय से पहले आ जाता था। पिताजी बोलते थे कि भाई टाइम तो ठीक है, आप पहले जाओ, तो वो बोलते थे कि अभी जाके चाय वगैरह आपको लेना है या जो भी, आप समय से पहले आ गए हैं, कुछ और रिलैक्स होके आ जाओ, मेडिटेशन करके आ जाओ। तो उस समय से पहले आने के बाद में वहाँ मुझे कुछ अनुभव होता था। बाबा का कमरा चूंकि बगल में ही था, तो वहाँ मैं लिखता था। तो मुझे लगता था कि बड़ों की ब्लेसिंग लेने के लिए जो डिसिप्लिन, ड्यूटी एंड ओबीडियंसी है, इसको हम फॉलो करें। तो ये सपोर्ट मिलता गया। एक तो प्रजापिता ब्रह्मा जी की जो पुण्यतिथि है वो 18 जनवरी को मनाई जाती थी। उस समय मैं 9th-10th क्लास में था, और इसके बाद में 24 जून मम्मा डे होता था। अब बाबा को के जो जीवन को पलटाने वाली जगदीश भाई जी ने जो किताब लिखी, उसको पढ़ने की क्षमता 9th क्लास के बच्चे में नहीं होती है, लेकिन वो किताब होती थी, कई बार पढ़ने पलटते थे। लेकिन जब बड़े 18 जनवरी और 24 जून को बोलते थे, तो सारे लोगों का सार मुझे 2 लाइन में निकल के आता था। प्रजापिता ब्रह्मा के लिए बात आती थी कि, और आज भी बाबा की कुटिया में बात लिखी हुई है पत्र लिखते समय, कि आई एम योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। तो हमने बोला एक गॉड ऑफ मैसेंजर, दुनिया में देवदूत के रूप में कोई है, और वो ये बात क्यों लिख रहे हैं? तो ये बात आती थी, और हमारे मन में लगता था कि कहीं ना कहीं इसके पीछे बहुत गहराई है। तो मैं चिंतन करता था, सोचता था। मम्मा डे जब आता था तो उसमें बात आती थी कि झुक झुक, मर मर और सीख सीख, क्योंकि उस समय आत्मा परमात्मा, मम्मा बाबा, लेकिन मम्मा बाबा स्थूल रूप में ऐसा लगता था कि परमात्मा ने 2 एक से यूनिक महामानव विकसित कर दिए हैं, तो उन्हें, उनके लिए क्यों कहा जाता है? तो जैसे कि मन में आया कि जीवन के व्यवहार में जब मधुबन से बाहर निकलेंगे या पढ़ाई करेंगे, तो एक हाथ में जैसे ब्रह्मा बाबा की बात कि आई एम योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट, और दूसरे हाथ में झुक झुक, मर मर और सीख सीख। और झुकना भी मम्मा ने 2 बार बोला, मरना माने डेडिकेशन, और सीख सीख। तो जैसे कि इस दुनिया में हाईवे पे दौड़ने के लिए बिना ब्रेक के मेरा जीवन निश्चल रूप से गतिशील रहा, क्योंकि 2 मूल्य बहुत अंदर से, फाउंडेशन मजबूत है। एक तरफ पूरा ओबीडिएंट सर्वेंट हैं, जी, दुनिया की सेवा कर रहे हैं, और फिर सेवा कैसे करनी है, झुक झुक के, मर मर के, और सीखना है। वाह, क्या बात है। यही मैं सीक्रेट जानना चाहता था कि ऐसी क्या बात है। बहुत सुंदर अनुभव। और ये अगर जीवन में, मैं तो सोचता हूँ अगर कोई अगर इसको 50% भी समझ ले और चरितार्थ कर ले, बहुत बड़ी बात हो जाती है। ये तो कमाल की बात है। डॉक्टर अजय जी, आप अभी आजकल की बात करें जी, अभी वर्तमान समय आपका जो सेवा का जो स्वरूप है, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स में अलग अलग आपने कुछ वर्कशॉप तो मैंने आपका यहाँ देखा, अटेंड भी किया था। आजकल क्या कर रहे हैं आप? बहुत अच्छी बात है। और चूंकि पिछले प्रश्न में एक बात और छूट गई कि ब्रह्मा बाबा और मम्मा के साथ में जब आपने कहा परमात्मा पर निश्चय, जब मैं बड़ा हो गया तो मन में एक आता था कि बुद्धि के स्तर पर सर्वगुण संपन्न सारे ज्ञान को हम हप कर लें बौद्धिक क्षमता के हिसाब से। लेकिन एक जो बहुत रहस्यमयी बात थी कि परमात्मा तक कैसे मन पहुंच गया, तो एक चीज समझ में आई कि यज्ञ की एक बहुत गहरी बात है, संपूर्ण समर्पण से सर्वगुण संपन्न। और चूंकि बचपन था और उस समय समझ नहीं थी, तो मैं उल्टा चल रहा था। मैं सर्वगुण संपन्न बनना चाहता था, लेकिन जो इधर वाली बात है तो वो जीवन में फिर घटित हो गई, चूंकि ब्रह्मा बाबा और मम्मा का उदाहरण जीवन में था। और फिर ये निश्चय भी हो गया कि जो भी इंसान इस धरती पर है वो संपूर्ण समर्पित अगर हैं तो सर्वगुण संपन्न उनको बनना नहीं पड़ेगा, परमात्मा अपनी ब्लेसिंग से उनको बना देंगे। तो ये मेरे अनुभूति का एक बहुत रहस्यमयी पक्ष था। अगली बात आपने कही कि आप वर्तमान समय क्या कर रहे हैं, तो मैंने
पिछले 15 वर्षों से सेंटर पे ही रहना हो रहा है। उसके पहले जोन इंचार्ज महेंद्र भाई जी ने, बड़ी बहन जी अवधेश जी ने मेरे से कहा भी और फादर से भी कहा कि अजय भाई सेंटर पे ही रहें। तो उन्होंने बड़ा निश्चल उत्तर दिया कि आपका बेटा है, आप उसको रखें। तो उस समय उनका ब्लेसिंग था और मधुबन आते भी जाते थे, पालना भी निरंतर मिली, ये सारा कुछ होता गया। तो मन में एक बात आती थी कि मनोविज्ञान तो हमारा एक विषय है, और कई बार लोग प्रश्न भी करते थे कि क्या मनोविज्ञान से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। मैंने बोला नहीं, जितने भी दुनिया में विषय हैं, आत्मज्ञान एक अलग विषय है, ये अध्यात्म की बहुत बड़ी पूंजी है। तो जब तक हम आत्मज्ञान नहीं प्राप्त करेंगे, अर्थात आत्मज्ञान की ओर गतिशील होंगे, तभी हम जीवन की उच्चता को प्राप्त कर सकते हैं। कहने में हम बोल देते हैं कि हमारे यहाँ बहुत बड़ी पूंजी है ब्रह्मा कुमारी आश्रम में, आत्मा का सम्मान। तो उसमें ज्ञान, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, शक्ति, ये हम बोलते हैं। लेकिन जब मैंने इसको जीवन में अनुभव किया तो पिछले 15 वर्षों से सारा का सारा लेखन अध्यात्म को लेके हुआ। एक नवीनतम किताब मेरी आ रही है, दिसंबर तक आ जाएगी। उसमें भारतीय ज्ञान परंपरा पर बहुत इस समय देश में बात हो रही है, दुनिया में बात हो रही है, और सारी व्यवस्था चाहती है कि भारतीय ज्ञान परंपरा दुनिया के सामने उभर कर आ जाए। तो भारतीय ज्ञान परंपरा के विहंगम आध्यात्मिक परिदृश्य, इसको लिखने का मन हुआ और परमात्मा ने मदद की, और 2017 से लेके और 2025 तक का लक्ष्य बना। और इसमें हमने जो प्रारंभ किया वो सत्य दर्शन से किया। आत्मदर्शन, परमात्मा दर्शन, जीवन दर्शन, व्यवहार दर्शन, उच्च दर्शन, सर्वोच्च दर्शन, यहाँ तक 2023 में पूरा हो गया। 24 में वर्तमान समय निजानंद दर्शन पर कार्य चल रहा है, और 25 में सच्चिदानंद दर्शन पर कार्य होगा। और इसमें 12-12 अध्याय हैं, और 9 दर्शन में 108 की माला ये परमात्मा को समर्पित करनी है। ये जैसे भगवान ने मुझे कोई जिम्मेदारी दे रखी हो, तो उस दृष्टिकोण से इसको लिख रहे हैं। और इसका एक ब्रीफ फीडबैक है। दर्शन के एक बहुत बड़े अध्येता हैं, और उनको शंकर फेलोशिप भी मिली हुई है, और दर्शन पूरे देश में व्याख्यान भी उनका होता है। डॉक्टर अंबिका दत्त शर्मा जी, सागर विश्वविद्यालय, डॉक्टर हरि सिंह और सागर विश्वविद्यालय में हैं। उन्होंने इसका फीडबैक दिया था कि आप भगवान को धन्यवाद दे देना कि परमात्मा ने भारतीय ज्ञान परंपरा की विहंगम आध्यात्मिक परिदृश्य लिखने के लिए आपका चयन किया। मुझे बड़ी खुशी हुई कि जो अध्यात्म में चाह रहा था और उनकी ओर से ये फीडबैक मिला, और अंतर्मन गदगद हो गया कि दुनिया के लोग भी इस बात को समझ रहे हैं। और उन्होंने कहा कि अध्यात्म पर लिखने का कोई जोखिम नहीं उठा रहा है, और आपने उस जीवन को जिया है और आप ऐसा कर रहे हो, इसके लिए बधाई और शुभकामनाएं। और उन्होंने उसकी भूमिका भी लिखी हुई है इसमें जी, और आज इसकी आवश्यकता भी है लोगों को। वाह डॉक्टर अजय शुक्ला जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और मतलब बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ में आपकी बात को सुन रहा था, समझ भी रहा था। और समझने के लिए आध्यात्मिक पावर भी चाहिए, यूँ कह सकते हैं। एक सुलझा हुआ व्यक्तित्व आप हमारे इस शो में आकर के बहुत अच्छी बात आपने बताई, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे भी बहुत खुशी है, अनेक अनेक शुभकामनाएं, बधाई। तो सुना दोस्तों, आज का ये एपिसोड निश्चित रूप से आप सभी को जरूर पसंद आया होगा, क्योंकि आज आपने ये सुना कि जीवन का जो अस्तित्व है, जीवन में जो आध्यात्मिकता है, वैचारिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो हमारे जीवन में पॉजिटिविटी कैसे आए, और ऊंचे दृष्टिकोण के साथ जीवन को सफल कैसे बनाए, तमाम बातों को आपने बहुत ही सुंदर, सहज और सरल तरीके से आपने आज डॉक्टर अजय शुक्ला जी से समझने की कोशिश की है। आप भी अध्यात्म के साथ कहीं न कहीं किसी भी रूप से आप भी जुड़िए और अपने विचारों को महान बनाए, तो जीवन बहुत ही खुशनुमा जरूर होगा। एक तरफ जैसे कि डॉक्टर शुक्ला जी ने बताया कि अगर हम जितने महान हैं तो उतने ही निर्माणता के साथ भी जी सकते हैं, जिसका एग्जाम्पल आपने शुक्ला जी को देखा। आइए आप भी खुश रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलते हैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।